हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इवेंट के बारे में जो कि अभी गोवा में चल रहा है और उसका नाम है इंडिया एनर्जी वीक 20 आई मीन 2024। तो इसमें हम देखेंगे कि इसको थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं। इसको डिटेल में हम समझेंगे कि गवर्नमेंट किस-किस चीज़ पे फ़ोकस कर रही है और इससे हमारे जो स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन-कौन से स्टॉक्स हैं जो हमें स्टडी करना चाहिए, कौन-कौन से सेक्टर में ग्रोथ है अभी ओरिएंटेड और ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा खुल चुका है, उम्मीद करते हैं कि दिख रही होगी, थोड़ा-सा और ज़ूम कर लेते हैं, ये ज़्यादा हो गया, थोड़ा-सा कम कर लेते हैं, ओके फाइन। तो ये हमारा है कि इंडिया एनर्जी वीक जो हमारा गोवा में चल रहा है, तो इस पे हुआ कि हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं उन्होंने कुछ बातें हाइलाइट किया हुआ है, उसको हम डिटेल में समझेंगे कि वो कहाँ पे पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं और उससे स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है कि इंडिया इज़ सेट टू विटनेस इन्वेस्टमेंट ऑफ 67 बिलियन यूएस डॉलर इन एनर्जी सेक्टर, मतलब कि आने वाले 5 से 6 साल में जो एनर्जी सेक्टर में 67 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो अप्रॉक्सिमेट अगर इसको 83-84 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 और 56 लगभग 56 आई मीन 50 मोर देन 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है आने वाले 5 से 6 का साल में, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। अब देखते हैं कि आगे और क्या बताया इन्होंने। तो ये है कि ड्यूरिंग इनॉग्रेशन द सेकंड एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक 2024 कि इन्होंने 67 हो गया, ये हमने कवर कर लिया। अब हम आते हैं कि इंडियाज़ रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ सरपासिंग 7.5% एंड प्रोजेक्टेड इंडियाज़ टू बिकम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी शॉर्टली। मतलब कह रहे हैं कि जो 7.5% का प्रोजेक्टेड अभी इकोनॉमिक ग्रोथ चल रहा है, अगर बाकी कंपनीज़ की बात करें तो 2 से 3%, कितने कंपनीज़ का तो नेगेटिव में ग्रोथ रिसेशन आ चुका है। अगर उस पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया का जो ग्रोथ है 7.5 काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये कह रहे हैं कि ये जो सिर्फ़ 5 से 6 साल में 67 यूएस बिलियन डॉलर ये इन्वेस्ट आने वाला है। और इन्होंने कहा है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मतलब जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, जिसको हम एफआई बोलते हैं, सॉरी, हाँ, एफआई फॉ एफ एफआईआई फ फ एफआई मतलब हो गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो उनको बोल रहे हैं कि पार्टिसिपेट करें। ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में ग्रोथ है, तो जहाँ ग्रोथ होगा वहाँ हमारा स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा, तो स्टॉक मार्केट बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ होगा। इसलिए क्या कह रहे हैं हमारे मोदी जी, कह रहे हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को बता रहे हैं कि आप आइए, हम यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है? और ये बोल रहे हैं कि ये जो मिलियन मेट्रिक टन जो कैपेसिटी है हमारा उसको एक्सपैंड करने का 450 तक बाय 2030। तो थोड़ा-सा और आते हैं हम नीचे। ओके, तो ये रहा हमारा एनर्जी सेक्टर पे। तो एनर्जी सेक्टर पे होगा तो इससे क्या होगा कि कौन-कौन सा शेयर पे इम्पैक्ट आएगा, उसको हम देखेंगे। तो जैसे अगर हम और थोड़ा-सा और देख लेते हैं, और कुछ है इससे रिलेटेड। ये आ गया पेट्रोल, डीज़ल हो गया। ओके। ओके, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एलपी सिलेंडर की बात हो रही है, ठीक है। तो हम जैसे हम एनर्जी सेक्टर की बात करें, सबसे पहले हमारा जो स्टॉक नोटिस में आएगा, जो फ़ोकस में आएगा, वो है टाटा पावर होना चाहिए। टाटा पावर, ठीक है। तो टाटा पावर तो ऑलरेडी टाटा बहुत रन अप दे चुका है। अगर हम इसको स्क्रीन पे इस पे ओपन कर ले शेयर प्राइस पे, तो हमें ज़्यादा इनसाइट मिलेगा। तो देखिए, तो अगर 1 साल में बात करें, पहले तो कुछ बिल्कुल चल ही नहीं रहा था। अगर हम लास्ट के कुछ टाइम का डेटा ले लें तो कुछ चल ही नहीं रहा था, बिल्कुल हमारा एक ही फ़ेज़ में कंसोलिडेट कर रहा था। अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक ग्रोथ ही नहीं दिख रहा था, काफ़ी बेकार-सा आई मीन डाउनवर्ड चार्ट पैटर्न। जैसे ही एनर्जी सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एंटर किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में, इन सब में सोलर रूफटॉप में इन्होंने बिज़नेस एक्सपैंड किया, तो हमारा ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लगभग यहाँ से पॉइंट से देखें, लगभग 4 साल में 10-11 टाइम्स देखने को मिल रहा है। बट ये है कि अगर उसके बाद भी अगर देखें तो लास्ट 5 ईयर में हम देखें, तो यहाँ तक तो बहुत ज़बरदस्त, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ज़बरदस्त ग्रोथ रहा लगभग 2020 से 21 तक। लेकिन फिर यहाँ से 2021 से लगभग 2 साल ऑलमोस्ट चला ही नहीं स्टॉक। तो ये हमारा
चलते ही रहता है, बट ये है कि हमें फंडामेंटल समझना है, बिज़नेस समझना है कि बिज़नेस का अपॉर्च्युनिटी क्या है, ग्रोथ क्या है। तो ये हो गया हमारा टाटा पावर हो गया। इसके हम अगर पीयर्स में देखेंगे तो यहाँ पे अडानी ग्रीन हो गया। अगेन यहाँ पे हमारा अडानी में थोड़ा-सा केसेस चल रहा है, हिंडनबर्ग का केस था, ऊपर से जो कोर्ट का अभी फाइनल वर्डिक्ट आया नहीं है, तो इससे हमें कॉशियस रहना पड़ेगा। और उसके बाद अडानी पावर हो गया, टाटा पावर हो गया, कन कन हमने कर लिया। और अगर देखें सोलर में देखें तो ओके, सो ये एक और हमारा हो गया है जो इरेडा हो गया, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करती है। तो ये स्टॉक हमारा फ़ोकस में आ सकता है। अगर इसका देखिए, ये तो रिसेंटली मार्केट में लिस्ट हुआ था, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, लेकिन जब से डेटा है हमारा रन अप भागे ही जा रहा है। देखिए IRETA। ओके, एरेटा शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो जब से लिस्ट हुआ है हमारे पास बहुत डेटा नहीं है, लेकिन 233 टाइम्स हो चुका है 1 दिसंबर से, लगभग 2 महीने में 2 टाइम, आई मीन 2 डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो ये हो गया। और हम बात करें, ये हमारा स्टर्लिंग एंड विल्सन हो गया। इसको देखें तो ये हमारा स्टॉक अगेन ये क्या है कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इसको बाय करो या सेल करो, बट ये है कि हमें इनसाइट मिलता है कि क्या-क्या कौन-कौन से स्टॉक्स हम फोकस में रख सकते हैं इस न्यूज़ के कारण। जैसे हमारा $67 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा, तो ऑब्वियसली स्टॉक्स तो, आई मीन मार्केट तो भागेगा ही, मार्केट भागने का मतलब कि जो रेलेवेंट स्टॉक्स है वो शूट अप तो करेगा ही। उसके बाद हमारा जो अगला स्टॉक है वो हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में दिक्कत एक है कि ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है कि बिज़नेस का मतलब एक ही कंपनी के अंदर बहुत सारे वर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। अगर सिर्फ जियो फाइनेंस को हटा दें, सॉरी जियो, हाँ, जियो फाइनेंस को हटा दें, तो जो बाकी भी पेट्रोल वाला बिज़नेस है, फिर एनर्जी वाला बिज़नेस है, और फिर से हमारा जो सिम वाला, आई मीन टेलीकॉम वाला बिज़नेस है, सारे बिज़नेस हमारे एक ही वर्टिकल में देखने को मिलते हैं। तो हमें सेग्रीगेट करना मुश्किल होता है कि किस रीज़न के थ्रू आने वाले टाइम ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। जो कि अडानी के केस में अभी तो नहीं है। वो उन्होंने क्या किया है, सारा बिज़नेस को सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। लेकिन अगेन ये भी बात है कि अगर एक स्टॉक पे कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई केस चलता है, या फिर कोई रिपोर्ट आती है गलत, ख़ास करके जो गवर्नमेंट छापा मारती है, या फिर ईडी आती है पिक्चर में, तो बाकी सारे इम्पैक्ट हो ही जाते हैं। बट एनीवेज़, अब जो उसके बाद हमारा है वो हमारा ओएनजीसी हमको फ़ोकस में रख सकते हैं। ओएनजीसी फ़ोकस में रखने का रीज़न ये है कि ये 2 चीज़ों में काम करती है। एक तो जो ऑयल एंड नेचुरल गैस है ही, उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी इन्होंने एंटर किया है ना, जो चार्जिंग स्टेशंस का, आई गेस चार्जिंग स्टेशंस ही है, तो वो उस पे फ़ोकस कर रहे हैं, तो इस पे इसका ग्रोथ आ सकता है। अगर हम बात करें तो ये एल-एन-टी। ओके, सो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो जैसे ही एनर्जी वीक है, और तो क्या होगा कि इसके लिए तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा ही नहीं पॉसिबल, तो ये पिक्चर में आ सकता है, ये आ चुका है ऑलरेडी। इन्होंने ऑलरेडी जबरदस्त रन अप दिया था, और बीच में हुआ था कि नंबर इनके पसंद आए नहीं थे। ऑल्दो मेरे हिसाब से नंबर नंबर अच्छे थे, लेकिन मार्केट को पसंद नहीं आए। तो उस टाइम आई गेस 7% क्रैश हुआ था। एक बार देख लेते हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाया था डिटेल में इसको। हाँ, तो अच्छा खासा क्रैश हुआ था। तो ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि और क्या-क्या है हमारे पास। ये हो गया, एक हमारा पास है अ, वारी। ओके, सो ये वारी की बात करें, वारी रिन्यूएबल, सो ये कोई अगेन स्टॉक रिकमेंडेशन, ये कंपनी का देखेंगे, कंपनी का साइज़ काफ़ी छोटी है, सिर्फ 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है। अगर देखेंगे अपने बॉटम से, तो एक टाइम पे देखें तो सिर्फ ₹14 का स्टॉक्स हुआ करती थी, जो कि बहुत अभी रन अप दिया है। तो अगेन ये बहुत मतलब कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बट ये सिर्फ स्टडी के लिए है, फ़ोकस में रख सकते हैं कि जो भी न्यूज़ आ रहा है, या फिर जो भी एनर्जी सेगमेंट में ग्रोथ होगा, उस पे हमारा क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है? ये हो गया हमारा। और हम देखें तो और क्या है, ठीक है, तो ये है, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब स्टॉक्स तो ऐसे खत्म नहीं होंगे अगर हम एनर्जी एनर्जी सेगमेंट की बात करें, या रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट की बात करें, बट इससे हमें इनसाइट मिल जाता है कि क्या-क्या सेगमेंट में हम फ़ोकस कर सकते हैं, कौन-कौन से स्टॉक्स हम फ़ोकस कर सकते हैं। आप खुद भी सर्च करके बता सकते हैं कि और कौन-कौन से स्टॉक्स अच्छे कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है कि ये बोल रहा है कि एक्सपर्ट अक्रॉस द वर्ल्ड बिलीव दैट इंडिया विल बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये तो है ही, अभी 5th नंबर पे जल्दी ही ओवरटेक कर देगा आई गेस जापान और जर्मनी, आई गेस, बट देख लेंगे क्या है अभी। जो हमारे टॉप 5 इकोनॉमीज़ हैं, ऐसे देख ही लेते हैं। टॉप 5 इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड बाय जीडीपी। तो यहाँ पे हमारा यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया। तो ओके, तो हमारा जापान और जर्मनी को
करना है पीछे जो कि जल्दी ही कर देगी। अब देखते हैं जल्दी तो नहीं मतलब अब हो सकता है 2030 तक हो जाए, बट देखते हैं आने वाले टाइम कितना टाइम लगता है। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं डिमांड फॉर ईवी इज़ कंटीन्यूअसली इंक्रीजिंग एंड इट इज़ आल्सो एस्टिमेटेड दैट इंडियाज़ प्राइमरी एनर्जी डिमांड विल डबल बाय 2045। मतलब कि 2045 तक जो है कि इंडिया का जो एनर्जी का प्राइमरी एनर्जी का डिमांड वो डबल हो जाएगा, ये मोदी ने कहा है। और इसके अलावा देखें तो जो टू व्हीलर, फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, तो इस में भी हम फ़ोकस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो हमारा सबसे पहले तो हमारा टाटा मोटर आता है। टाटा मोटर जो हमने सबसे पहले किया था। उसके अलावा जब अगर हम बस से इलेक्ट्रिक बस के सेगमेंट में बात करें तो ये हमारा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक आता है। अगर ओलेक्ट्रा ग्रीन अभी रिसेंटली नंबर भी आए थे, इनके नंबर अच्छे थे काफ़ी, तो हमारा ये काफ़ी शूट अप दिया था। बट इसमें ये दिक्कत एक है कि जो जैसे इलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करें, इसका हमने डिटेल वीडियो बनाया था। उसमें हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया था कि कैसे क्या काम करती है, कौन-कौन से सेगमेंट में इसके कस्टमर क्लाइंट कौन से हैं। तो मोस्टली जो क्लाइंट्स हैं इनके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट है। तो इससे क्या है कि जो बसेज़ का होता है वो ऑर्डर मिलता है इनको, तो ये इलेक्ट्रिक बसेज़ बनाती है। तो इसमें जैसे अभी तो जहाँ तक मुझे याद है कि 4% ही मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ था। ये काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है इंडिया की बात करें तो। तो उस हिसाब से आने आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर सकता है। इसके कॉम्पिटिटर शायद जेबीएम ऑटो करके है। एक बार देख लेते हैं, जेबीएम ऑटो है शायद, ऑटो जेबीएम ऑटो सॉरी, जेबीएम ऑटो करके, तो ये भी इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट में देखने को मिलती है। फिर हमारा ये अतुल ऑटो है, अगर थ्री व्हीलर की बात करें तो। तो ये भी देखने को मिलता है। तो अगेन ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं कि आज जाके बाय कर दो, सेल कर दो। आई मीन ये है कि आने वाले 5 टू 6 इयर्स में देखने को मिल सकता है। तो आप अगर आप सोच रहे हो कि अभी आप कल खरीद लेंगे, परसों बढ़ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 5 टू 6 ईयर डाउन द लाइन होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आप इतना रिटर्न एक्सपेक्ट अच्छा खासा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। और हमारा और जो हम इलेक्ट्रिक बाइक की बात करें तो इसमें अभी आई गेस रतन इंडिया, हाँ, रतन इंडिया, जो रतन इंडिया ने क्या किया था कि रिवोल्ट को परचेज़ किया था, सॉरी, रतन इंडिया एंटरप्राइज़ शेयर की बात करते हैं। इन्होंने रिवोल्ट को परचेज़ किया था, तो यहाँ अगर देखेंगे तो काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिलता है। अगर हम लास्ट के 5 इयर्स में देखें तो हमें एक्चुअल फिगर पता चलेगा। बीएसई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जब से हमारा इस एनर्जी सेगमेंट में आया, रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में, तो काफ़ी हमारा बूस्ट देखने को मिल रहा है इस पे भी। तो वैसे देखें तो कोई इसमें कोई कंपनी में जान नहीं था। अगर देखें तो इस मतलब लास्ट के 10 साल में कोई ग्रोथ ही नहीं है, तो काफ़ी ठंडा पड़ा हुआ था। बट ठीक है। और अब ठीक है, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या फोकस हुआ है यहाँ पे। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी परसेंट ऑफ नेचुरल गैस एंड ओवरऑल एनर्जी सेगमेंट 6%। ओके, तो यहाँ पे कि जो नेचुरल गैस है और जो क्या बोलते हैं एनर्जी सेगमेंट पे 6% से 15% हो चुका है। और और इसमें 67। ओके, सो जो इन्वेस्टमेंट था उसमें भी इन्वेस्ट होगा, उसका कुछ पोर्शन इसमें भी इन्वेस्ट होगा। और क्या है कि ओके, तो वर्ल्ड बिगेस्ट कंज्यूमर, ओके ओके, ठीक है। ये नेट इमिशन का जो 2070 का टारगेट है, ये तो चलो अच्छी बात है। और इसमें एक और चीज़ था आई गेस, इथेनॉल ब्लेंडिंग का, तो देख लेते हैं। अभी देखा था हमने मिड प्राइस। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस 100% इलेक्ट्रिक कवरेज। ओके, तो ये रहा हमारे थे। एडिशनली ही मेंशन दैट रिमार्केबल राइज इन इथेनॉल ब्लेंडिंग व्हिच इज रिसर्च फ्रॉम 1.5% टू 12%। मतलब क्या है कि 1.5% था पहले इथेनॉल में, मतलब एक्चुअली इथेनॉल ब्लेंडिंग में हमने वीडियो बनाया था एक में, उसमें हमने डिस्कस किया था कि होता क्या है। तो इसको कहने का मतलब ये कि इसमें ब्लेंड करते हैं जो हमारा ट्रेडिशनल क्रूड ऑयल होता है या फिर पेट्रोल डीजल होता है, उसमें क्या करते हैं ये कुछ इथेनॉल ब्लेंड करते हैं। तो उससे हमारा क्या होता है कि ऑब्वियसली इथेनॉल सस्ता होगा और क्रूड ऑयल महँगा होगा, तो हमारा प्राइस सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। तो ये था कि पहले 1.5%, अब था कि 12% हमारा इथेनॉल ब्लेंड हो रहा है। सॉरी, हाँ, 12% इथेनॉल है, बाकी के 88% हमारा ऑयल पेट्रोल डीजल है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो इम्पोर्ट होगा, ऑब्वियसली हम 12% कम करवाना पड़ेगा इम्पोर्ट, सेम करने के लिए, सेम कंज़म्पशन मेंटेन करने के लिए उस पे, क्रूड ऑयल पे। तो इससे क्या होगा कि हमारा उस पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। और जो हमारा
जो इथेनॉल का है वो हमारा मैन्युफैक्चर होगा, जिससे कंपनी जो भी बेनिफिट होगा तो उसका शेयर शेयर भागेगा, अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो। अगर हम इथेनॉल पे बात करें तो कौन-सा शेयर आएगा फ़ोकस में, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा शुगर सेक्टर्स है। तो एक बार हम देख लेते हैं जो मैं फ़ोकस में रखता हूँ, हम डिस्कस करते हैं ईआईडी पैरी। तो ईआईडी पैरी मुरुगप्पा ग्रुप ग्रुप से बिलॉन्ग करती है। अगर इसकी शेयर पैटर्न की बात करें तो मैक्सिमम देखिए टॉप टू बॉटम हमारा ऊपर ही देखने को मिलता है। बट अगेन ध्यान देने वाली बात है कि शुगर सेक्टर का काफ़ी वोलेटाइल रहता है और उसमें गवर्नमेंट के रेगुलेशंस आ जाते हैं तो शुगर से डायरेक्ट ज़बरदस्त क्रैश होता है। अगर हम इस पॉइंट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लगभग 50-60% अगर लास्ट 5 ईयर का भी डेटा देख लें तो हमारा पास अच्छा खासा क्रैश होने को देखने को मिलता है। 45% क्रैश। अगर हम देखें इन रेणुका शुगर जो आई गेस ये टॉप में है रेणुका शुगर। तो अगर देखें इसका तो बहुत ही बुरा हाल है। अगर हमसे अगर अभी भी एक टाइम पे ऑल टाइम हाई पे 120 का था जो कि अभी तक अचीव हो नहीं पाया है। तो काफ़ी गवर्नमेंट कंट्रोल हम कह सकते हैं ये शुगर सेक्टर है। बट अगेन हम अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो हम इसको भी स्टडी कर सकते हैं क्योंकि हमारा इथेनॉल जो जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में आएगा तो सॉरी एनर्जी सेगमेंट में हमारा इथेनॉल भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करने का। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है बट अगर हम कंसिडरिंग द फैक्ट कि इतना सारा इन्वेस्टमेंट आएगा 67 बिलियन डॉलर जो हमारा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, फिर हमारा क्या बोलते हैं ये इलेक्ट्रिक आई मीन व्हीकल सेगमेंट एनर्जी सेगमेंट में देखने को मिलेगा तो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट आने वाला है। उसके अलावा जो हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग के स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा कर सकता है। बस यही है कि थोड़ा हमें टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम आज 1 साल में हमारा सारा कुछ आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले तो मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बिल्ड होने में टाइम लगता है, उसके बाद फिर वो सेटअप होगा, फिर उसके बाद फिर रिटर्न आना शुरू होगा, तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 5 टू 6 इयर्स डाउन द लाइन आप समझ रहे हैं कि आप स्टॉक में लगे रह सकते हो या स्टॉक में इन्वेस्टेड रह सकते हो, तभी आप कंसिडर कर सकते हो। नहीं तो फिर कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं और उल्टा लॉस ही देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, ऑलमोस्ट हमने सारा कुछ कवर कर दिया। डिस्क्लेमर फिर से है कि कुछ भी अगर है तो आप अपना सोच समझ के इन्वेस्ट करें। ये हमारे मेरी तरफ से बस मैं अपना इनसाइट देता हूँ कि क्या अच्छा कार्य क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, क्या बुरा हो सकता है। रेस्ट आपका कॉल है कि आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।